गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्त, कल हम लोग डिसीज़ की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। हम लोगों ने बीमारियों के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। बीमारी का क्लासिफिकेशन, बीमारियों का वर्गीकरण अपन ने देखा था। बीमारियां कितने टाइप्स की होती हैं, किस किस से होती हैं, उन सब का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल देख लिया था। कुछ बीमारियां ऐसी थी जो जेनेटिक बीमारियां थी, जिनके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, जैसे थैलीसीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, एल्बिनिज्म हो, या है ना, कुछ इस तरीके की बीमारी हम लोगों ने, कलर ब्लाइंडनेस हो, कल ही देख ली थी। उसी बीमारियों को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अगली बीमारी की तरफ हम चलते हैं। तो बच्चे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की जो अगली बीमारी हमारी कौन सी है, आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बेटा आपके सामने लिखा है हीमोफीलिया। क्या लिखा है बच्चे? हीमोफीलिया। अच्छा, हीमोफीलिया के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी। तो दोस्त, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता हों या सारी चीज़ें हर एक को, इंसान को पता हो। तो इसी बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। अब जैसा कि आपको डायग्राम में एक चीज़ दिख रही होगी, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर इस बंदे को चोट लगी है और इसका ये जो ब्लड है बच्चे, कहाँ की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बाहर इसलिए ब्लड आ रहा है क्योंकि इसका ब्लड का थक्का नहीं जमा है ना। तो कहने का मतलब ये भी है कि सर, जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। सर, ये है क्या समस्या? हीमोफीलिया का आपसे अदर नेम पूछे जी, कभी पूछे आपसे कि इसका अदर नेम क्या है, यानी कि अन्य नाम। तो बच्चे, अगर इसका अन्य नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका अन्य नाम में आपको दो लिखना है। एक तो इसको बोला जाता है रॉयल डिसीज़। क्या बोला जाता है बच्चे? रॉयल डिसीज़, यानी कि शाही बीमारी। आप इसका एक नाम दे सकते हो कि सर, इसको कहा जाता है शाही बीमारी। और इसको क्या कहा जाता है? तो बच्चे, इसको कहा जाता है शाही बीमारी के साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है बच्चे, जिसको बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है दोस्त, तो आपको नाम देना है क्रिसमस फैक्टर, नाम दिया जाता है। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्रिसमस कारक। अब आगे बात ये आती है कि सर, ये जो क्रिसमस कारक है, नाम क्यों पड़ा है और रॉयल डिसीज़ इसका नाम क्यों पड़ा है? तो हीमोफीलिया, सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि ये जो बीमारी थी, ये जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको ये बीमारी हुई थी, या उनकी फैमिली में किसी को बीमारी हुई थी, और उनकी फैमिली रॉयल फैमिली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम रॉयल डिसीज़ दे दिया गया। इस बीमारी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को। इसलिए बच्चे, इसको बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर डिसीज़ या क्रिसमस फैक्टर बीमारी। इस बीमारी का मेन कारण आपसे पूछा जाएगा कि सर, मेन कारण क्या है? तो आपको बता देना कि डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग। डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग, हिंदी में क्या बोला जाएगा? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है बेटा, नहीं जमता है। तो आप इस तरीके से इस पॉइंट को भी क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। होता क्या है एक्चुअली में, तो आपको पता होना चाहिए कि सर, जो रक्त का थक्का होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का, ये कितने मिनट में जम जाना चाहिए? तो दोस्त, आपको लिखना है आंसर में 2 से 5 मिनट में। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमना किस में शुरू हो जाना चाहिए? तो आपको बोलना है 2 से 5 मिनट में। किस में बच्चे? 205 मिनट में। तो लिख सकते हो कि जो क्लॉटिंग होता है ना बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग होती है कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो 2 से 5 मिनट में ये जमना बच्चे स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर मान लो 2 से 5 मिनट में ये नहीं जमता है, तो यकीन मानिए आपके अंदर या तो विटामिन के की कमी है, या फिर प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, या फिर कैल्शियम मिनरल्स की कमी हो गई है, या फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी हो गई है। क्योंकि रक्त के थक्का को जमाने के लिए अगर आपसे पूछे कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो बच्चे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कौन सा मिनरल्स मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो भैया खनिज पदार्थ के बारे में बात करें तो आपको लिखाना है कैल्शियम। कैल्शियम। आपसे पूछे कौन सा विटामिन मदद करता है
तो बच्चे विटामिन बी आपको याद रख लेना कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं तो बता देना है प्लेटलेट्स। अब होता क्या है एक्चुअली में इस बीमारी में कि बेटा ये जो रक्त का थक्का है ये नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि इस बीमारी में हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं। क्या बनना बंद हो जाती हैं? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं और जब प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी तो बेटा जो रक्त का थक्का है वो भी नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया का अन्य एक और अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज़। क्रोमोसोम डिसीज़ ये अन्य नाम भी आप दे सकते हो, ये इसका अन्य नाम है, अदर नेम है। तो दोस्त इस तरीके से हीमोफीलिया के हमको बारे में इतनी ही चीज़ें देखनी थी जो मैंने आपको बता दी। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले रानी विक्टोरिया की फैमिली में ही हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम रॉयल डिसीज़ है। इस बीमारी को सबसे पहले 25 दिसंबर को आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? क्रिसमस फैक्टर डिसीज़ भी दिया जाता है। देन आगे की तरफ बात करोगे कि जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं, और प्लेटलेट्स क्या काम कर रही थी? रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रही थी। और जब प्लेटलेट्स ही नहीं रही तो भैया रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और उसके अंदर अगर कहीं चोट लग जाए और किसी को ये बीमारी है बच्चे, तो ये लगातार वहाँ से खून निकलता रहता है, और एक समय ऐसा हो जाता है जब खून की कमी हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अगर फैक्टर 8 एब्सेंट होता है तो हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 एब्सेंट होता है तो हीमोफीलिया बी होता है। आप कुल मिला के रखो, हीमोफीलिया एक ही जो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमाता। तब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक स्पेशल टाइप का एंटी ड्रग इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है। अगर किसी के माँ बाप को है तो बच्चों में ट्रांसफ़र होगी, और बच्चों में अगर कहीं चोट लग जाती है और अगर खून नहीं जम रहा है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एंटी ड्रग इंजेक्शन। ठीक है दोस्त, चलो अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। तो अगला बीमारी कौन सी है? तो बेटा आपके सामने लिखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेंडर। इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। तो इस बीमारी का अगर आपसे अन्य नाम पूछे तो बच्चे आपको बोल देना है ट्रांसजेंडर। ठीक है, अच्छा ये ट्रांसजेंडर का जो खेल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आई थिंक हिंदी में इसको बोलते हैं किन्नर। ये किन्नर वाला केस है, किन्नर वाला केस है। एक बात आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे होता क्या है एक्चुअली में, इस बीमारी में जो मेल होता है, मेल के अंदर फीमेल्स जैसे करैक्टर डेवलप शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो बच्चे इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी में जो इसकी चेस्ट कैविटी है, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं, जो ब्रेस्ट की साइज़ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो चेस्ट होते हैं वो चेस्ट क्या हो जाता है बच्चे? बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इस बीमारी में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में मेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होते। मेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होते, यानी कि ये कभी फादर नहीं बन सकता, डेवलप नहीं होते। आप बोल सकते हो जैसे पूरी तरीके से अगर आप बोले तो जो भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो भी जनन अंग होते हैं, ठीक है, वो डेवलप नहीं होते, बट इनकी जो चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि जो सीना होता है, सीने वाला भाग फीमेल्स की तरह थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चे? बढ़ जाता है। तो इस ऐसी कंडीशंस में ये जो आदमी होते हैं कभी वो फादर्स नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, मैंने आपको बोला था कि मान लिया जाए कि ये कोई व्यक्ति है यानी कि मेल है, और ये कोई व्यक्ति है जो कौन है? फीमेल है। ठीक है, इनके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर। यहाँ भी कितने पेयर होते हैं बच्चे? 23 पेयर। मैंने बोला था ये 2 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान करो। जो स्टार्टिंग के 22 पेयर होते हैं इनको बोला जाता है ऑटोजोम्स, और जो लास्ट का 1 पेयर होता है, अगर मेल है तो लास्ट का 1 पेयर कौन सा हो जाएगा? एक्स और वाई का, तो इसको बोला जाता है एलोजोम्स। अच्छा, फीमेल्स में भी सेम कंडीशन बनती है कि जो स्टार्टिंग के 22 पेयर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑटोजोम्स, और लास्ट का 1 पेयर होता है, ये फीमेल में एक्स और एक्स का होता है, तो इसको बोला जाता है बच्चे क्या? एलोजोम्स। अब अगर मैं बोलूं कि सर इन दोनों का जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इधर से आधी चीज़ आती है, यानी 22 जोड़ी में से मेल में से ये मेल है, ये बच्चे मेल है, और ये बच्चे क्या है? फीमेल है, यानी कि महिला है।
पुरुष से आधे आएंगे, आधे क्रोमोसोम आएंगे 22 जोड़ी के साथ साथ इधर कितने जोड़ी आ जाएंगे 11, आधे आएंगे तो। अच्छा आधे फीमेल से भी आएंगे बच्चे, तो आधे 11 पेयर इधर से भी, पेयर पी का मतलब पेयर, तो कितने जोड़ी हो गए बच्चे में 22 जोड़ी। लेकिन 22 जोड़ी में अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये लड़का है कि लड़की, क्योंकि भैया यहाँ से भी तो आधे आधे जाएंगे, 22 जोड़ी तो दोनों में कॉमन है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो इस कंडीशन से निजात पाने के लिए एक्चुअल में होता है ये है कि इधर से आगे x आता है और इधर से आगे x आता है, तो 22 जोड़े के साथ यदि x और x का जोड़ा आ जाता है, यानी कि 22 जोड़े के साथ यदि बच्चे x और x का जोड़ा आ जाता है तो डेफिनेटली ये लड़की होती है, यानी कि गर्ल्स होती है। क्या होती है? ये गर्ल होती है। क्लियर है बेटा? एक। अच्छा मान लो कि अगर ऐसा नहीं हुआ और कंडीशन ऐसी बन गई कि इधर से आगे आ गया y और इधर से आगे आ गया x, तो ये x y का जोड़ा आ गया। 22 तो ऑलरेडी थे, x और y मतलब पहले x आया था और फिर x आया था, तो ये लड़की। मान लो अगर ये x और ये x ना आए, ये वाला y और ये वाला x आ जाए तो लड़का हो जाता है। यानी कि 22 पेयर के साथ अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर ये 22 पेयर के साथ x और y का जोड़ा आ जाए तो डेफिनेटली ये क्या था? लड़का था। अब समस्या ये होती है, थोड़ा सा यहाँ से चेंज होती है कंडीशंस। जब 22 पेयर के साथ x और y का जोड़ा होता है तब तक तो ये नॉर्मल लड़का था, लेकिन अगर यहाँ से जो ये x था, ये फीमेल का एक और x यहाँ पर आके डुप्लीकेट आके एक और x हो जाए तो यहाँ 3 हो जाते हैं। मतलब ये 22 पेयर के साथ यहाँ पर पहले x और y था, डबल x और y हो गए, डबल x और y। ये एक और x कहाँ से आ गया? ये वाला x कैसे आ गया? डुप्लीकेट बन के, और डुप्लीकेट बन के आ गया। अब इसको काउंट करो, 22 जोड़े को अलग अलग करूँगा तो कितने हो जाएंगे? 44। 22 जोड़े को अलग अलग करूँगा कितने हो जाएंगे बच्चे? 44 हो जाएंगे, प्लस 1 2 3 ये हो गए, तो 44 और 3 कितने? 47। होने कितने चाहिए थे? 46, क्योंकि हमारे अंदर 46 होते हैं, हो कितने गए हैं? 47। ऐसी कंडीशन में बच्चे ये जो लड़का था ना, ये ट्रांसजेंडर हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में मैंने बोला है कि सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि जो मेल का सेक्सुअल जनन अंग होता है वो डेवलप नहीं होता है। डेवलप क्या हो जाते हैं? उसका ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, यानी कि उसका जो सीना होता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जो भी इसके सेक्सुअल ऑर्गन होंगे जिसके द्वारा ही फादर बनता है वो डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए कभी भी ये फादर नहीं बन सकता। इसी को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि ट्रांसजेंडर। अब आप समझिए मेरी बात को, कौन से जोड़े के कारण हो रहा है सर? इस फीमेल के कारण, लास्ट वाले जोड़े में। लास्ट वाले जोड़े को क्या बोला जाता है? एलोजोम्स। तो हमेशा ये वाली जो बीमारी होती है ओनली मेल में होती है बच्चे। किस में होती है? ओनली मेल में। एक बात आपको ये याद रखना है कि केवल ये बीमारी पुरुषों में होती है, केवल पुरुषों में होती है। किस में दिक्कत आती है? तो बता रहे हैं प्रॉब्लम इन एलोजोम्स। हिंदी में बोला जाता है एलोजोम्स में समस्या के कारण, एलोजोम्स में समस्या के कारण। क्लियर है बच्चे? बस ये इस बीमारी से आपको इतनी ही चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला जो बीमारी है जिसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है बच्चे? डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। अब समझिएगा कि ये डाउन सिंड्रोम की कहानी क्या है। बेटा जब भी आपको किसी डाउन सिंड्रोम की बात की जाए कि सर ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो भी आपके अंदर क्रोमोसोम के जोड़े थे, कितने जोड़े थे? 23 जोड़े थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं। ये जो होता है आपके अंदर क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र कितने थे? क्रोमोसोम। तो सर हमारे जो गुणसूत्र थे वो 23 जोड़ी थे। गुणसूत्र कितने जोड़ी थे? 23 जोड़ी। एक आदमी में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। भैया इस 23 जोड़ी में 2 प्रकार के थे। एक थे ऑटोजोम्स और एक को बोला जाता है एलोजोम्स। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे बच्चे? ऑटोजोम्स, एक को बोला जाता है एलोजोम्स।
ठीक है, ऑटोसोम्स। अच्छा, स्टार्टिंग के जो 22 पेयर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये जो स्टार्टिंग से 1 से लेकर जो 22 जोड़े होते हैं इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। और लास्ट का 23rd वाला पेयर 23वां जोड़ा कौन सा होता है? एलोसोम्स। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, ये 21वें जोड़े में दिक्कत होने के कारण होती है। यानी कि जो 21वां जोड़ा था 21 पेयर में प्रॉब्लम हो जाती है। किस में? आपको बोला है 21वें जोड़े में दिक्कत, तो बता देना है 21वें जोड़े में प्रॉब्लम। 21वें जोड़े में क्या हो जाती है बच्चे? तो आपको बताया दिक्कत होती है। एक बात आपको याद रखनी। फिर आप समझिए कि सर कैसे, मान लो ए और बी का एक पेयर था 21वां, क्योंकि हर एक पेयर में 2 ही चीज़ हो सकती है। जोड़ा का मतलब क्या होता है? 2 होते हैं, और 2 कौन कौन से? मान लो ए और बी है, कोई एक एक्स्ट्रा सी आके जुड़ जाए, जैसे उसमें जुड़ रहा था ना, लेकिन उसमें किसकी वजह से जुड़ रहा था? एलोसोम्स की वजह से। यहाँ प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही? ऑटोसोम्स की वजह से, है ना। तो समझिए एक बात को, 21वें जोड़े में 2 की जगह कितने हो जाएं? 3 हो जाएं। तो भैया एक बताओ, 22 जोड़े को जब मैं अलग अलग करूँगा और लास्ट का एक जोड़ा करूँगा तो लास्ट के एक जोड़े में होंगे 2, और भैया 22 जोड़े के होंगे 44, लेकिन 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा आ गया, तो भैया एक एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने हो गए? 47। होना कितने चाहिए थे? 46। हो कितने गए? 47। सर अभी भी तो आपने यही पढ़ाया था कि 46 की जगह 47 हो जाएं, लेकिन वो इनके कारण हो रहा था, एलोसोम्स में समस्या होने के कारण। अभी किस में हो रहा है? 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 हो जाएं, तो क्रोमोसोम थे 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 47। इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर। 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होना, 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होना। कितना होना बच्चे? 2 की जगह 3 गुणसूत्र होना, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर। क्लियर है बच्चे? इस कंडीशन में जो बीमारी होती है ये बच्चे मेल और फीमेल में दोनों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो 22 जोड़े थे ना, ये मेल और फीमेल में कॉमन थे, तो ये बीमारी भैया मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, होगा, यानी कि नर में भी हो सकती है और मादा में भी हो सकती है। बच्चे ये दोनों आपको ध्यान रखना है। होगा क्या इस बीमारी में? तो देखो आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, इसकी जो बॉडी होती है वो इरेगुलर टाइप की हो जाती है, अनियमित आकार की हो जाती है। बॉडी का कम्प्लीटली डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके दांत देख लो, ये प्रॉपर होने चाहिए थे, वो भी नहीं होते हैं, प्रॉपर नहीं होते। इसके अंदर डाइजेशन की समस्या बनी रहती है, इसके अंदर हमेशा पाचन की समस्या बनी रहती है। जो बॉडी होती है वो इरेगुलर होती है, अनियमित आकार की होती है। तो आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि सर डाउन सिंड्रोम में कौन से जोड़े में दिक्कत होती है? 21वें जोड़े में। 21वें जोड़े में ये 22 जोड़े दोनों में कॉमन थे, तो भैया नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में ये बीमारी हो सकती है। ठीक है दोस्त, चलो अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। तो ये अगली बीमारी है जिसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। एक्चुअली में देखो, ये टर्नर सिंड्रोम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के जस्ट ऑपोजिट टाइप का है। को कैसे? ये जो टर्नर सिंड्रोम होती है ओनली फीमेल में होती है। ओनली किस में होती है बच्चे? फीमेल में, यानी कि केवल महिलाओं में। जैसे अगर आपने ऊपर किन्नर वाला केस देखा हो तो आपको पता था कि वो केवल पुरुषों में होता है, और किन्नर वाले केस में क्या था कि पुरुषों में जो ब्रेस्ट होता है ये ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ जाती है, और जो जनन अंग होता है यानी कि जो उसके सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाते। इसमें होता क्या है कि ये केवल महिलाओं में होता है, और महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं ये ब्रेस्ट जो होते हैं बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं, यानी कि एकदम नॉर्मली होते हैं, मेल की तरह, है ना। इनको जनरली तौर पर इनकी साइज़ क्या होना चाहिए? उम्र के साथ साथ थोड़ी बहुत बच्चे बढ़ती है, बट इनके जो ब्रेस्ट होते हैं ना, इन ब्रेस्ट की साइज़ नहीं बढ़ पाती है, और नहीं बढ़ पाती है तो इनके अंदर एक और कमी हो जाती है बच्चे। इस बीमारी में इनके अंदर ओवरी नहीं बनती। ओवरी बोले तो अंडाशय नहीं बनता, और अंडाशय नहीं बनता है तो बच्चे क्या नहीं बनेंगी? तो आपको बताना है ओवम सेल नहीं बनेगा। ओवम सेल यानी कि अंडाणु कोशिकाएं नहीं बनेंगी, और अगर अंडाणु कोशिकाएं नहीं बनेंगी बच्चे, अंडाणु अगर कोशिकाएं नहीं बनती हैं तो बच्चे याद रखना कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, वो कभी मदर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती?
मदर नहीं बन सकती, क्योंकि भैया उनके अंदर अंडाणु कोशिकाएं नहीं बन रही है। अंडाणु कोशिकाएं क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उनके अंदर ओवरी ही नहीं बन रही है, अंडाशय नहीं बन रहा है। कौन सी बीमारी में? टर्नर सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बच्चे 46 की जगह कितने बचते हैं? 45 क्रोमोसोम बचते। होना कितना चाहिए था? 46। सर कैसे? 22 जोड़ी को जब मैं एक्स और एक्स का जोड़ा लिखता था तो ये लड़की थी। ये जो एक एक्स होता है बच्चे, ये ऑटो डिलीट हो जाता है। ऑटो डिलीट का मतलब होता है कि ये ख़त्म होना। तो भैया 22 पेयर के साथ केवल एक एक्स बचता है। एक एक्स तो भैया ख़त्म हो गया। तो भैया कितना बचा? एक एक्स। तो 22 जोड़ी को अलग अलग करेंगे 44 और एक को लिख देंगे इधर, तो टोटल कितने? 45। होना कितना चाहिए था? 46। बचे कितने? 45। ऐसी कंडीशन में भैया ये प्रॉब्लम किस में होती है? तो भैया अगर ये फीमेल में होती है तो ओनली एलोसोम्स में समस्या होने के कारण, एलोसोम्स क्रोमोसोम में दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना। बस इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। और इसका मतलब होता है बांझ होना। आप जनरली तौर पे बांझ बोल सकते हो इनको, यानी फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट है इसकी साइज़ नहीं बढ़ना, एकदम नॉर्मली रहना, और साथ ही साथ इनके बॉडी में ओवरीज यानी अंडाणु कोशिकाएं नहीं बनती, और अंडाणु कोशिकाएं नहीं बनती तो ये कभी मां नहीं बन सकते। ठीक है दोस्त, चल अगली बीमारी की तरफ हम चलेंगे। तो सर अगली बीमारी लिखा है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा है बच्चे? पटाउ सिंड्रोम होता है। ठीक है, होगा क्या इस पटाउ सिंड्रोम में? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ये प्रॉब्लम होती है 13th पेयर में, यानी कि 13वें जोड़े में दिक्कत होती है। 13वें जोड़े में ए और बी होना चाहिए था, सी एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है, तो 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47। कितने हो जाते हैं? 46 की जगह 47 हो जाते हैं। और 47 में कभी भी पेयर नहीं बनता, 47 में जोड़ा नहीं बनता, तो उस बीमारी को बोला जाता है क्या? पटाउ सिंड्रोम। और आपको पता है कि जो 22 जोड़े कॉमन थे मेल और फीमेल में, तो बच्चे ये जो बीमारी होती है ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, यानी कि दोनों कंडीशन में हो सकती है। ये महिला में भी हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों में बच्चे ये बीमारी हो सकती है ना, दोनों में। होगा क्या इस बीमारी में? जो बच्चा होता है, बच्चे के ये होंठ कटे हुए पैदा होता है, ये है वे भी। इस बच्चे के क्या होते हैं? तो आपको बोलना है कट लिप्स, हिंदी में होंठ कटे हुए पैदा होना, होंठ कटे हुए पैदा होना। तो अगर किसी बच्चे होंठ कटे हुए पैदा होता है ना, तो उसके जो 22 जोड़ी गुणसूत्र थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स, उसके 13वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, कहीं से भी डुप्लीकेट बन के आ जाता है। तो भैया ये जुड़ जाता है तो बच्चा के होंठ कटे हुए पैदा होते हैं। दूसरा, इन बच्चों में हमेशा किसकी प्रॉब्लम होती है? डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हमेशा किसकी प्रॉब्लम? डाइजेशन, यानी कि पाचन की समस्या होती है। पाचन की हमेशा क्या होती है दोस्त? समस्या होती है इस बच्चे के अंदर, या ऐसे लोग जिनके अंदर ये बीमारी है हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? मेन मुद्दा किसका है? इससे कौन से जोड़े में ट्राइसोमी होती है? तो आपको बोलना है ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर। 13th पेयर में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है बच्चे 2 की जगह 3 होना। 2 की जगह कितने होना? 3। तो अभी तक 2 थे ना, ए और बी, और तीसरा आके जुड़ गया तो ट्राइसोमी हो गया। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। क्या लिखा है बच्चे? एडवर्ड सिंड्रोम। होता क्या है इसमें बच्चे 18वें जोड़े में दिक्कत होती है, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर। ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर 18वें जोड़े में क्या हो जाती है बच्चे? दिक्कत। ए और बी का जोड़ा था, सी आके एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 47। वही कहानी किस में प्रॉब्लम में जो दिक्कत होती है? ऑटोजोम्स में। ऑटोजोम्स कितने जोड़ी थे? 22 जोड़ी, उसी के 18वें जोड़े में दिक्कत हो जाती है। ऑटोजोम्स में क्या हो जाती है बच्चे? प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर आगे आओ कि ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होती है, क्योंकि आपको पता है कि 22 जोड़ी मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये बीमारी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। होगा क्या? तो होगा क्या ऐसे में बच्चे देखो बॉडी इसके इरेगुलर है। इस बच्चे को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, बच्चे इसकी बॉडी इरेगुलर है, और ये जो हाथ है ना, हाथ की उंगलियां ओवरलैपिंग कर जाती हैं, यानी कि करेक्टर में जो आपके फिंगर हैं, फिंगर ओवरलैपिंग कर जाती हैं। ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, उंगली एक दूसरे के ऊपर होना, उंगली एक
दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ये देखो उंगलियां, तुमने देखा होगा, ये उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाती हैं या ऊपर एक दूसरे के हो जाती हैं। ठीक है बेटा। और कभी पूछे तो इस बच्चे का वजन हमेशा कम होता है, तो दूसरा करेक्टर आप लिख सकते हो कि लो वेट, वजन कम होना, बच्चे का वजन कम होना। क्लियर है? बस इस बीमारी हमको इतना ही याद रखना है। तो ये यहाँ तक थी बच्चे हमारी कौन सी बीमारियाँ, तो आपको बोलना है कि जेनेटिक बीमारियाँ। आई थिंक हमने लगभग सारी बीमारियाँ पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, उसके बाद अपन ने एल्बिनिज्म पढ़ा, उसके बाद अपन ने थैलेसेमिया पढ़ा, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, उसके बाद हीमोफीलिया पढ़ा, फिर अपने क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा, फिर टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, फिर पटाउ सिंड्रोम पढ़ा, फिर डाउन सिंड्रोम पढ़ा और लास्ट में जाके एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा। इन सारी बीमारियों को हमने बहुत ध्यान से देखा है। आपको याद क्या रखना है दोस्त कि कौन से जोड़े में प्रॉब्लम होती है और मेल में होती है कि फीमेल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।